हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैट। और ये जो प्रॉब्लम है ये आपका मैच द कॉलम प्रॉब्लम है। तो मैच द कॉलम, इधर आपको 1 2 3 4 5 दिया हुआ है और इधर आपका PQRS इस टाइप से दिया हुआ और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोस्टैट का ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। और जैसा कि हम आपको बता दिए हैं कि PYQ सीरीज में प्रीवियस ईयर ये जो क्वेश्चन है इसके अब ऑलमोस्ट हम बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। उसमें हम क्या क्या देखे थे, पहले मैकेनिक्स देख लिए हैं। अब हम इसका 12th पार्ट को बिगिनिंग कर रहे हैं, तो 11th पार्ट पे हम फोकस किए हैं। और इससे पहले ये PYQ सीरीज कवर करने से पहले हम कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स SC वर्मा का जो बुक है उसको जरूर आप बना लीजिए, क्योंकि उसको हम लास्ट में फिर रिव्यू करने वाले हैं, तो वो जरूर कवर कर लीजिए। DC पांडे का और एक और बुक जो है DC पांडे का आता है, तो उसमें हम देखेंगे मैकेनिक्स 1, मैकेनिक्स 2, वेव एंड थर्मोडायनेमिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, और उसका लास्ट वाला टॉपिक है ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, और उसमें एक मैग्नेटिज्म एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो 5 पार्ट है DC पांडे वाला, तो उसको भी हम कवर करेंगे और वो भी इसी पर्टिकुलर मंथ में, यानी PYQ सीरीज एक तो चलता रहेगा और दूसरा ये भी आपका चलता रहेगा। और मैकेनिक्स वाला जो पार्ट है, जो कि इसमें मैकेनिक्स 1 और मैकेनिक्स 2 करके आपको दिया गया है, तो उसको भी डील करेंगे। मतलब ये है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, जितने प्रैक्टिस करेंगे उतने आपका कंसेप्ट, हमारा फोकस सिर्फ कंसेप्ट पे है। ये जो कि एक फंडामेंटल बुक माना जाता है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप जेईई मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेईई मेंस का, नीट का या एडवांस का, तो सब के लिए ये बुक आपके लिए सबसे प्रेफरेबल बुक है। इसमें अगर आप डीसी पांडे की बात करें तो इसमें बहुत सारे लेवल हैं, तो अगर आप नीट का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या जेईई मेंस का, तो सबके लिए ये। तो अब हम इस बुक पे फोकस करेंगे, और इससे पहले HCB को कवर कर लीजिए, क्योंकि HCB अगर कंसेप्ट ऑफ, आपको फिजिक्स का कंसेप्ट सीखना है, तो HCB इज बेस्ट बुक फॉर यू। एंड IIT, और इसमें सबसे बड़ी चीज है कि IIT JEE के लिए सबसे मस्त बुक है। और अगर इससे आपका दिल नहीं भरे तो लास्ट में तो आपका PYQ सीरीज है ही, क्योंकि इसमें आपको अब तक हम कवर किए हैं मोर देन of course 3000 problem which is covered in this particular series. It is a very beneficiary for JEE advanced aspirant। और जब भी आपका एग्जाम हो, और ये जो मार्च है इसमें हम सारे को कवर कर लेंगे, चाहे वो PYQ सीरीज में जो भी हो, चाहे इंटीजर टाइप प्रॉब्लम हो, मैच द कॉलम हो, मल्टीपल चॉइस ऑप्शन हो या सिंगल करेक्ट हो, तो सारे को हम कवर करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स भी आपका एग्जाम में आता है। तो अब हम आए हैं, इससे पहले मल्टीपल चॉइस, इंटीजर टाइप, सारे को कवर करते हुए अब इस पे हम आए हैं। तो ये मार्च इज योर हार्ड लाइन, क्योंकि आपको कुछ रिव्यू, फिर हम इसका रिव्यू भी करेंगे, चाहे HC वर्मा का हो, DC पांडे का हो, इन सारे क्वेश्चन को, यानी कि क्वेश्चन अभी तक आपका 3000 हुआ है, बाकी इसमें भी आपको 2000 प्रॉब्लम इसमें भी मिल जाएगा DC पांडे में, उसको कवर करेंगे। और सारा हमारा कंसेप्ट सिर्फ कंसेप्ट पे होगा, कि आपको कंसेप्ट क्रिस्टल हो, जिससे आप जेईई मेंस या एडवांस जो भी एग्जाम में आप अपीयर हो रहे हैं, तो आपके लिए फिजिक्स एक फनी सब्जेक्ट बन जाए। तो अब हम इसमें, मार्च इज योर हार्ड लाइन, तो इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं इस पर्टिकुलर मंथ में, यानी कि मार्च में ही हम सारा कवर कर लेंगे, चाहे वो PYQ सीरीज हो, HC वर्मा का रिव्यू हो, DC पांडे का रिव्यू हो, तो इन सारे को करेंगे। और लास्ट में यही हम कहते हैं कि क्वेश्चन ज्यादा बनाइए। फिजिक्स में थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये जो प्रॉब्लम है, जेईई एडवांस 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया और बहुत कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूरा इलेक्ट्रोस्टैट का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसीलिए PYQ सीरीज इंपॉर्टेंट है। तो इसका एक सिंगल क्वेश्चन आपको बहुत सारा कंसेप्ट सिखाएगा, सिंगल क्वेश्चन। अब जैसे ये प्रॉब्लम है, अब इसमें डाइपोल का भी कंसेप्ट आपका आ गया। अब इसमें क्या है, इनफाइनाइट लाइन चार्जेस कोइंसाइड विद एक्स एक्सिस, यानी कि इसमें इनफाइनाइट लॉन्ग,
अब इसमें सीट का भी आपका आ जाएगा, इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज आ जाएगा, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, पॉइंट चार्जेस, डाइपोल, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये आपका मैच द कॉलम को प्रॉब्लम है और सारा आपका आ जाएगा। तो इसके एक के लिए इसका 4, अब ऐसा क्वेश्चन है कि इसके एक लीजिए और इसके 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पे ये क्वेश्चन है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डी, इट इज डिपेंडेंट ऑन 1/d, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वट एवर द कंडीशन। सो एक के लिए इधर का 4, फिर दूसरे के लिए इधर का 4। तो ये इस टाइप से आपको क्वेश्चन फ्रेम किया गया। सो इट इज द मोस्ट कंसेप्चुअल प्रॉब्लम इन विच इज आस्क्ड इन J2। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है। इट सेज फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि पॉइंट चार्जेस Q एट द ओरिजिन, ए पॉइंट चार्जेस एट द ओरिजिन। अब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछा है, क्या वो इंडिपेंडेंट ऑफ डी होगा। तो आप ऐसा समझिए कि जैसा कि इसमें हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पोजीशन, एक इक्वेटोरियल पोजीशन और दूसरा एक्सियल पोजीशन। तो इन दोनों पोजीशन पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो ओरिजिन पे हम क्या किए हैं, पॉइंट चार्ज शिफ्ट किए हैं। तो समझिए ये आपका ओरिजिन है, यहां पे आप चार्ज दे दिए हैं क्या, +Q। सो अब यहां से L डिस्टेंस पे और यहां पे L डिस्टेंस पे, सो दिस इज L, ऑफ कोर्स दिस इज L। तो ये आपका कुछ ऐसा है। आपसे कह रहा है कि पॉइंट चार्जेस को हम ओरिजिन पे शिफ्ट किए और एक इस टाइप से आपको क्या बनेगा, डाइपोल, इट्स क्रिएट ए डाइपोल। तो डाइपोल क्या होता है, तो सिंपल सा बात है, डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्रिएट जो होता है ई फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपका आ जाएगा E, दैट इज इक्वल टू KP बाय DQ, KP बाय DQ। तो ये आपका आ जाता है और KP क्या होता है दिया गया। सो इट्स अ ब्यूटीफुल कंसेप्ट विच इज आस्क्ड इन JEE 2018। तो इसमें हम क्या क्या देखें, पॉइंट चार्जेस के थ्रू तो इलेक्ट्रिक फील्ड के Q बाय D², और अगर ये डाइपोल होता तो K कांस्टेंट, और K का वैल्यू क्या होता है, यू नो दैट 1/4πε0। और अगर ये इनफाइनाइट सीट होगा तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा। तो इसको अगर थोड़ा सा और क्लैरिफाई करें K के टर्म में, तो K इंटू 2 टाइम्स लैम्डा, क्योंकि 1/4πε0 अगर इसको बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ध्यान से देखिए होता क्या है, λ/2πε0 इंटू डी, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। लैम्डा क्या है उसका, जैसा कि आपको दिया हुआ है, गिवन है कि ये जो है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी है, और 2πε0 इंटू आर क्या है, डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, डी। तो होता तो ये है, लेकिन हमको इसको इसके टर्म में लाना है, के टर्म में। तो क्या करेंगे, 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से नीचे भी कर लेते हैं। होता क्या है, λ/2πε0 इंटू डी, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जब वो इनफाइनाइट चार्ज सीट रहे, इनफाइनाइट लाइन चार्ज रहे तो ये सीट रहे। तो नॉन कंडक्टिंग के केस में σ/2ε0, और कंडक्टिंग के केस में क्या होता है, सिर्फ σ/ε0। और सिग्मा यहां पे क्या है, तो सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, इट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा यहां पे है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो कि आपको दिया हुआ है। लास्ट में आपसे कह रहा है कि इनफाइनाइट प्लेन चार्ज कोइंसिडेंट विथ x by प्लेन विथ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। अब यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, यानी कि यहां पे इस बार क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है, इफ इट्स ए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और यहाँ पे क्या कह रहा है, कोइंसाइड विथ x by प्लेन, यानी कि वो x by प्लेन में ही है,
विथ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो उसके वजह से क्या होगा, तो ये तो आपका क्या आ जाएगा सिग्मा। सिग्मा यहाँ पे क्या है, तो सिग्मा इज चार्ज जब उसके टोटल सरफेस एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो उसे सिग्मा कहते हैं। लैम्डा क्या होता है, चार्ज जब टोटल उसका क्या है, टोटल चार्ज उसके लाइन में होता है, तो यानी लेंथ, यानी क्यू बाय एल, लैम्डा इज क्यू बाय एल, यानी चार्ज जब उसके पूरे लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है यूनिफॉर्मली तो वो का लैम्डा होता है। और सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज को उसके एरिया में डिस्ट्रीब्यूट। और एक होता है उसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जब हम सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं तो वहां पे हम क्या लेते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो तीनों चीज है, यानी कि पूरा एक प्रॉब्लम से पूरा इलेक्ट्रोस्टैट आपका डिस्कस हो गया, चाहे वो पॉइंट चार्ज हो, लीनियर चार्ज डेंसिटी हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो। तो जब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किसमें हम बात करते हैं तब वो हम उसके लिए सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं। और सॉलिड स्फीयर पे न जाने हम कितने क्वेश्चन किए हैं और जेई भी उस पर बहुत सारे प्रॉब्लम पूछा है, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो एक एक करके हम देखेंगे। पॉइंट चार्ज के बारे में हम बात किए तो के क्यू बाई डी स्क्वायर। डाइपोल की बात किए तो के समथिंग कांस्टेंट इंटू पी बाई डी स्क्वायर, यहीं पे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको थोड़ा सा 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से नीचे। अब 2 से नीचे किए तो नीचे क्या हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या समथिंग कांस्टेंट कह सकते हैं, सो के इसको हम कह सकते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा लैम्डा, और यहाँ पे जो लेंथ ऊपर हुआ करता था Q इंटू 12 के वजह से, तो वो आपका लेंथ नीचे हो जाएगा। तो यहाँ से के क्यू बाय ऊपर डी हो जाएगा और नीचे आपका क्या हो जाएगा, तो के का वैल्यू यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, के लैम्डा यानी 2 लैम्डा, और डी जो ऊपर हुआ करता था वो डी नीचे हो जाएगा। ये आपका आ गया इसमें। तो इस टर्म में अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो ये क्या है, डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सो क्यू इज इट्स राइट ऑप्शन। तो इसके लिए तो डी स्क्वायर, इसके लिए डी क्यू। अब एक चीज आपको कह रहा है कि क्या ये इंडिपेंडेंट ऑफ डी भी कभी हो सकता है, एब्सोल्युटली हो सकता है। वो कब हो सकता है, तो ये जब सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट में कहीं भी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं हो रहा है, सो P इज इट्स राइट ऑप्शन। सो इट्स अ ब्यूटीफुल कंसेप्ट विच इज मिक्स ए सैंडविच विथ मोर देन 1 and 2 कंसेप्ट। तो इसको 2-3 कंसेप्ट से मिक्स कर दिया है। तो वो कब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होगा, जब ये क्या रहेगा, इनफाइनाइट प्लेन चार्ज सीट कोइंसाइड विथ एक्स एक्सिस। यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। जब चार्ज पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो उसको सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। जब पूरा लेंथ में होता है तो उसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, लैम्डा। और एक क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है आपसे, 2 इनफाइनाइट वायर कैरिंग ए यूनिफॉर्म, मतलब ये क्वेश्चन सबसे लाजवाब है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट वेराइटी का है कि 2 एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये ऐसे वायर है, एक ऐसे वायर है। अब आप बताइए कि उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगा, यानी डिस्टेंस के कौन सा फॉर्म, ये सबसे लाजवाब। तो इसको हम फिर से देखेंगे। बाकी आपका अगर पॉइंट चार्ज है सो दिस वे, डाइपोल है दिस वे, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सरफेस चार्ज डेंसिटी। और जब हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं तो सॉलिड स्फीयर में हम सारे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पे बहुत सारे प्रॉब्लम किए हैं। तो एक प्रॉब्लम आपका सारा कंसेप्ट क्लियर कर देगा। तो ये जो है आपका कौन सा है, मैच द कॉलम है। तो इसमें एक ये जो प्रॉब्लम है इसको हम फिर से क्वेश्चन को अगर हम कंक्लूड करें तो कुछ ऐसा था कि पॉइंट चार्जेस के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ई फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, सो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, के क्यू बाय डी स्क्वायर। तो ये पॉइंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। और इसमें एक चीज मेंशन कर देते हैं, सो L इज वेरी वेरी लेस देन, यानी 2L इज लेस देन D। तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, K, और K का वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
ये समथिंग कांस्टेंट है, क्यू क्या है, पॉइंट चार्ज है, और डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये पॉइंट चार्जेस की वजह से था, और ये आपका है के पी बाय डी क्यू। अब पी क्या है, पी आपका डाइपोल है, कोई भी चार्ज है, अब बीच का डिस्टेंस आपका ये एल है, तो इसका आपका लोकेशन दिया हुआ था क्या, 0 0 एल, इसका आपको दिया हुआ है 0 0 माइनस एल, यानी कि ये, और ये आपका क्या है, ओरिजिन पे शिफ्ट किया हुआ है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो है ओरिजिन पे है। तो इसके वजह से आपका क्या हो जाएगा, P दैट इज इक्वल टू, ये अगर प्लस क्यू है, सॉरी ये ऑफ कोर्स माइनस क्यू है, तो ये आपका प्लस क्यू है। सो दिस इज डाइपोल Q इंटू 2L, और इट इज गिवन 2L इज मच 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 लेस देन D, तो ये आपका आ जाएगा K प्लस क्यू इंटू 2L। 2L क्या है, इसका डिस्टेंस है, और बीच का गैप दैट इज DQ। अब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू linear charge density that is lambda। तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, तो वो हम क्या बात करते हैं, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, यानी इंटू आर, यहाँ पे वो डी है। अब इसको थोड़ा सा इस टर्म में हमको लाना था, डी के टर्म में, तो यहाँ से आपको लगेगा कि ये डी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, नहीं, ये वाला आप डायरेक्ट लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे। 2 लैम्डा इंटू डी, इससे मल्टीप्लाई किए, और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किए, तो नीचे 2 इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो नीचे बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि आपका के का वैल्यू आ जाएगा। और यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2 इंटू लैम्डा इंटू डी, और इसको हम के लिख सकते हैं। तो ये आपको लग सकता था कि ये के प्रोपोर्शनल है, लेकिन लैम्डा क्या होता है, सो लैम्डा इज नथिंग बट क्यू बाय एल, सिग्मा इज नथिंग बट क्यू बाय ए, तो ये होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, और ये आपका होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इसको थोड़ा सा और ब्रेक करें, तो इसको हम लिख सकते हैं, लैम्डा को डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्यू बाय एल, और एल उसका लेंथ है, तो इसको अगर थोड़ा सा अगर हम ब्रेक करें तो इसको हम लिख सकते हैं 2 लैम्डा, और अगर इसको डी को इसमें अगर हम कन्वर्ट करें, सो डी इज डिस्टेंस, तो यहाँ से एल, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 2 लैम्डा इंटू के, और यहाँ से डी जो मल्टीप्लाई में था, ये डी डिवाइड में आ जाएगा। कब, जब लीनियर चार्ज डेंसिटी हो तो इसको कन्वर्ट आप ऐसे कर सकते हैं, तो 2 लैम्डा के क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 2k इसको हम लिख सकते हैं, इसको ऑफ कोर्स लिख सकते हैं 2k, और ये आपका आ जाएगा 1/d, नोट डी, 1/d। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंफ्यूजन होता है, नोट डी, ये आपका क्या हो जाएगा 1/d, यानी कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, नोट डी 1/d। तो यहां से 2 टाइम्स इसको हम लिख सकते हैं, तो ये आपका आ गया 2 लैम्डा के बाय टी, तो ये आपका आ गया। अब यही है लास्ट में, वो है आपका क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो एक लास्ट वाला पॉइंट जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज सिग्मा। तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ई फील्ड का वैल्यू हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये डी से इंडिपेंडेंट हो जाता है, तो इसमें पी तो डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, तो ये हो जाता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट, नॉन कंडक्टिंग इसको आप कह सकते हैं, नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, सो इट्स पी। अब लास्ट में एक जो आपसे पॉइंट पूछा गया था तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम सारे पॉइंट को कवर कर लिए, तो लास्ट वाला एक जो बेसिक था उसको हम कवर करते हैं। तो उसमें कुछ आपको ऐसा दिया गया था कि दो इनफाइनाइट वायर है और वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। आप ऐसा सोचिए कि दो वायर है और जो कि एक्स एक्सिस से पैरेलल है, और उससे हम क्या देखेंगे, डी डिस्टेंस पे उस पे हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का कोशिश करते हैं, तो वो जो क्वेश्चन था वो इस सब से हट के था। ये सब तो बेसिक क्वेश्चन था। तो हम क्या किए उसमें, यहां पे आपको दिया हुआ है प्लस लैम्डा। समझिए कि एक ये आपका प्लस है, इधर वाले को माइनस ले लेते हैं और इधर वाले को प्लस ले लेते हैं, और यहां से डी डिस्टेंस पे हमको क्या चाहिए, सपोज दैट ये डिस्टेंस डी है, डी इसका क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बाकी ये आपका आर डिस्टेंस। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो अगर हम इसको और थोड़ा सा कवर करें, ये जो आपका फोर्थ वाला साइड पॉइंट था, फिफ्थ वाला तो ये था इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको अगर थोड़ा सा और कवर करें, हम इसको जूम करने का कोशिश करें, तो यहां से यहां से आपका डी डिस्टेंस पे यहां पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो ये डिस्टेंस आपका क्या हो गया, आर हो गया, और ये भी डिस्टेंस आपका आर हो गया, और यहां से ये आपका माइनस लैम्डा है और ये आपका प्लस लैम्डा है। तो अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और ये आपका क्या है, इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो ये आपका इनफाइनाइट है। अब इसके वजह से, तो सपोज डेट इसके वजह से अभी हम बात किए थे, क्या आया था आपका 2 लैम्डा के बाई डी। अगर ऐसा होता, एक वायर होता तो, अब सपोज डेट ये एंगल अल्फा है। अब ध्यान से देखिए, इसके वजह से ये इसको क्या करेगा, एक तो अट्रैक्ट करेगा, दूसरा रिपेल करेगा। जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी निकालना हो, सो वी कैन टेक ए लिटिल टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होगा, अगर ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है और दोनों का सेपरेशन कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये लेंथ आपका L है, तो यानी कि एक प्लस क्यू है, आप ऐसा समझिए, ये प्लस क्यू है, और ये आपका ये लेंथ कुछ ऐसा दिया हुआ है। और आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, सपोज दैट ये पॉइंट आपका P है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस P पॉइंट पे निकालना है। सो वी कैन टेक ए टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। अब एक क्या करेगा, एक अट्रैक्ट करेगा, दूसरा रिपेल करेगा। तो सपोज डेट ये क्या किया, इसको रिपेल किया, और ये जो एंगल अल्फा एंगल बन रहा है, तो एक अट्रैक्ट करेगा, तो एक क्या करेगा, सपोज डेट इधर रिपेल किया, एक इधर रिपेल किया करेगा, और एक क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इसके बीच में होगा। एक क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो नेगेटिव चार्ज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो एक अट्रैक्ट करेगा, दूसरा रिपेल करेगा। तो ध्यान से देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस के पास, तो रिजल्टेंट कहीं बीच से पास करेगा, और दोनों का वैल्यू सेम है, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम है, दोनों का चार्ज सेम है, बट नेचर अपोजिट है। तो ये अगर अल्फा, सपोज डेट ये जो एंगल है, ये आपका क्या बनाएगा, रिजल्टेंट यहां से अल्फा डिग्री बनाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा, ये इसका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। इस क्वेश्चन में सबसे शानदार कंसेप्ट इसी का है। अब क्या है कि एक अट्रैक्ट करेगा, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो एक अट्रैक्ट करेगा तो एक इधर फोर्स लगाएगा, और एक क्या चाहेगा, इसको रिपेल करने का। तो बीच का कहीं रिजल्टेंट इधर से पास करेगा, और दोनों फोर्स, क्योंकि दोनों फोर्स आपस में बराबर है, तो रिजल्टेंट कहीं बीच से पास करेगा। यानी दोनों फोर्स का वैल्यू क्या होगा, तो 2 लैम्डा के बाई डी।
वैल्यू यही होगा, वैल्यू यही होगा और दोनों बीच से पास करेगा। तो यहां से अब cos अल्फा का वैल्यू हमको चाहिए। अब इस ट्रायंगल में सिंस इट्स 90 डिग्री, इट्स 90 डिग्री, तो cos अल्फा का अगर हमको वैल्यू आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा, दोनों के बीच से पास करेगा। तो इसका हम ये कंपोनेंट cos अल्फा ये ले ले, इसका भी हम क्या ले लेंगे, इसका cos थीटा और इसका cos थीटा। तो यानी कि समझिए कि ये पॉइंट जनरल पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। तो एक जो रिपेल किया इधर और दोनों के बीच से पास करेगा, तो अगर बीच से पास किया तो यहाँ से cos अल्फा का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो cos अल्फा का अगर वैल्यू निकालते हैं इस ट्रायंगल में, सो दिस इज ऑफ कोर्स A, दिस इज B एंड दिस इज C। तो इसमें अगर cos अल्फा का अगर वैल्यू निकालें तो क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस 90 डिग्री का सामने का जो कि R है। तो R का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, तो R हम लिख सकते हैं इस ट्रायंगल में, आपको पता है कि ये L है, ये भी L है और ये D है। तो R क्या हो जाएगा, रूट ओवर D स्क्वायर प्लस सिंपल सा बात है L स्क्वायर, और कहीं ना रिजल्टेंट इन दोनों के बीच से पास करेगा। तो होना तो ये चाहिए, दोनों का वैल्यू यही आएगा जो कि हम अभी पहले ला चुके हैं। अब इसके बीच से cos अल्फा का वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो बेस बाय हाइपोटेनस, सो 2 लैम्डा के बाई डी, cos अल्फा का वैल्यू इस ट्रायंगल में आप ले सकते हैं। सो cos अल्फा दैट इज इक्वल टू, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ऐसा ध्यान से देखिए पैरेलल है, ये अल्फा तो ऑफ कोर्स ये अल्फा, तो यहां से ये अल्फा क्योंकि दोनों के बीच का है अल्टरनेट एंगल, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। सपोज दैट ये दोनों बीच का लाइन है और ये क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो ये अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा और दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो cos अल्फा का वैल्यू हमको अगर निकालना है तो cos क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। सो बेस दैट इज इक्वल टू, ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके थ्रू, ये बेस हो जाएगा यानी कि L बाय रूट ओवर क्या हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए L D के रिस्पेक्ट में बहुत कम है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, L बाय रूट ओवर L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो ये आपका cos अल्फा का वैल्यू हो जाएगा। और जैसा कि पूरे प्रॉब्लम में आपको डिस्कस है कि 2L इज मच 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 लेस देन, तो इसका स्क्वायर उससे भी कम होगा, तो इसका स्क्वायर अगर उससे भी कम होगा तो यहां से क्या L स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो 2 लैम्डा के बाई डी, तो L स्क्वायर को अगर हम यहां से नेग्लेक्ट करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 बाई डी, तो d इंटू डी दैट इज डी स्क्वायर, यहां से d आ जाएगा और L स्क्वायर क्योंकि L बहुत कम है तो इसके रिस्पेक्ट में हम इसको ये लिख सकते हैं। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, 2 लैम्डा के बाई डी स्क्वायर। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। सो जो कि आपका आर ऑप्शन में दिखा रहा है। तो ये सबसे कमाल का क्वेश्चन था। और सबसे बड़ी चीज है, यहां से अगर इस पी पॉइंट का डिस्टेंस देखें तो इस चार्ज का इस पॉइंट से डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, आर डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे डी के जगह पे हम आर लिखेंगे। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट कुछ ऐसा आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, जो कि ये लास्ट वाला पॉइंट जो कि सबसे शानदार है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या आ जाएगा, ई फील्ड एट पॉइंट पी विच इज आर डिस्टेंस फ्रॉम दिस लीनियर चार्ज, यानी इनफाइनाइट चार्ज आप समझ सकते हैं, इनफाइनाइट लाइन चार्ज। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 2 लैम्डा इंटू के बाय आर, ये जो कि होना चाहिए था। अब इन दोनों के बीच से पास करेगा, सो कॉस अल्फा। अब आर क्या है, आर का वैल्यू आपको पता है, रूट ओवर, तो ये आपका हाइपोटेनस है। तो यहां से हम लिख सकते हैं 2 लैम्डा के बाय रूट ओवर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और यहां से आपका कॉस अल्फा का वैल्यू क्या आ जाता है, एल बाय रूट ओवर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, सिंपली वैल्यू आपका आ जाएगा 2 लैम्डा के इंटू ऊपर एल
और नीचे आपका आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा। और सपोज दैट ये इसके रिस्पेक्ट में बहुत कम है तो ये हम लिख सकते हैं 2 लैम्डा के बाय एल बाय सिंपली डी स्क्वायर। ऑफकोर्स आंसर वही आएगा आर वाला। तो इसमें हम एक एक करके सारा चीज डिस्कस किए। तो ये आपका मैच द कॉलम प्रॉब्लम था जिसको हम एक एक करके के लिए पी के लिए सिर्फ एक ही पॉइंट होगा, वो है आपका नॉन कंडक्टिंग सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका आपको ये क्वेश्चन आपका मैच द कॉलम था, तो इसमें हम सारा को मैच करवाएंगे। तो P सिर्फ एक ही चीज से रिलेट करेगा, वो है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये 5 से रिलेट करेगा। सो P5 Q किससे रिलेट करेगा? तो Q रिलेट किया आपका 3 वाले से मतलब इससे 2 लैम्डा इंटू के बाय डी, यानी कि ये 3 वाले से रिलेट किया इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज डेंसिटी से। तो ये 3rd वाले से रिलेट किया, सो Q से 3rd रिलेट किया। अब R से कौन कौन रिलेट किया? तो R से 2 रिलेट किया है। कौन कौन? एक तो लास्ट वाला भी रिलेट किया, यानी कि आपका 4th वाला भी रिलेट किया, और एक तो ऑफकोर्स पॉइंट चार्ज होगा तो डी स्क्वायर, यानी कि 2 इसमें आपका आ जाएगा। तो R के लिए 1 भी होगा, 1 और 4। तो R के लिए 2 ऑप्शन आपके दिखेंगे। एक तो ये वाला जो इतना मेहनत करके लाए कि ये जो प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों स्क्वायर है तो ये वापस में लास्ट में यही आ जाएगा। और इसके रिस्पेक्ट में हम क्या कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है L यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपका क्या आ गया था? तो यहाँ पे आ गया 2 लैम्डा के इंटू एल, और नीचे सिर्फ क्या बच गया? डी स्क्वायर। तो एक तो आपका 4th भी होगा और एक आपका 1 हो जाएगा, यानी 4th और 1 R के लिए। और S के लिए अब लास्ट बचा, तो S के लिए एक ही बचेगा। तो S के लिए क्या हो जाएगा? वही वापस से 2। तो S के लिए क्या था कि S dq के डायरेक्टली, तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये आपका वही डाइपोल से, सो डाइपोल से। तो ये क्वेश्चन बहुत शानदार था जिसमें डाइपोल का कंसेप्ट, पॉइंट चार्ज का कंसेप्ट, चार्ज शीट का कंसेप्ट और लीनियर चार्ज का कंसेप्ट, 2 पैरेलल वायर हो तो उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो आ इतना रहा था कॉस अल्फा का वैल्यू इस ट्रायंगल से लिखे L बाई डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो दोनों स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से क्या है? डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इसके कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया? डी स्क्वायर। तो ये वाला जो कंसेप्ट था जो कि 1 और 4th आ गया, तो ये आपका आया। सो दिस इज प्रॉब्लम मैच द कॉलम, मैच द कॉलम। और ये प्रॉब्लम होपफुली आई थिंक 4 मार्क्स या 5 मार्क्स का ही कंटेन किया था, और ये प्रॉब्लम हाल ही फिलहाल 2018 में क्वेश्चन पूछा था गया है। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया गया है ए न्यूक्लियर चार्ज ZE, a nuclear charge ZE is non-uniformly distributed within a nucleus of radius r, charge density that is rho। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हम पॉइंट चार्जेस, डाइपोल, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, अब एक चीज उसमें बच गया था जो कि था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से उसको कवर कर लेंगे, यानी कि सारा कंसेप्ट आपका इस दोनों प्रॉब्लम से कवर हो जाएगा। और ये जो प्रॉब्लम है ये कंप्रीहेंशन टाइप प्रॉब्लम है, और ये जो प्रॉब्लम है 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें दिया हुआ है न्यूक्लियर चार्ज ZE इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये सबसे इस क्वेश्चन का सबसे मतलब यूनिक कंसेप्ट इसमें यूज किया गया। अब तक हम जितना भी बात किए थे सब क्या बात किए थे? यूनिफॉर्मली चार्जेज, और ये आपका क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, और ये आपका नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है विदिन ए न्यूक्लियस ऑफ रेडियस कैपिटल R। द चार्ज डेंसिटी रॉ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द radial distance r from the center of the nucleus. The electric field is only along the radial direction.
और इस बार वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है और नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यहाँ पे दिया हुआ डिपेंडेंट ऑन ओनली रेडियल डिस्टेंस, यानी सेंटर से जो डिस्टेंस है वो रेडियल डिस्टेंस है फ्रॉम द न्यूक्लियस। मतलब ऐसा समझिए कि एक न्यूक्लियस है, इसके सेंटर पे जो चार्ज है वो कितना है, Ze चार्ज है, और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि ये जो है आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये आपका सॉलिड स्फीयर का केस आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड स्फीयर भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता था, नॉन यूनिफॉर्म। तो इसमें हम थोड़ा सा इंटीग्रेशन का भी यूज हम करेंगे, यानी ये जो कंसेप्ट है ये कंप्रीहेंशन टाइप प्रॉब्लम है, इसमें अलग अलग तीन प्रॉब्लम है, तीन प्रॉब्लम, तो एक एक करके तीनों को डिस्कस करेंगे। ऐसा दिया हुआ है कि न्यूक्लियर चार्ज दैट इज Ze इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यानी कुछ ऐसा है कहीं ज्यादा तो कहीं कम, यानी कि नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और पहला वाला आपसे पूछा है कि क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट कैपिटल R that is equal to small r equal to capital R. Electric field is independent of A, is directly proportional to A, is directly proportional to A square and inversely proportional to A. तो अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो, और जैसा कि आपको चार्ज दिया हुआ है कि इसके न्यूक्लियस में जो चार्ज है Ze चार्ज है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये एक हॉलो स्फीयर का ये केस है, सॉलिड स्फीयर का नहीं है, अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, इसको हम पॉइंट चार्जेस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और ये जो कंप्रीहेंशन टाइप प्रॉब्लम है इसमें तीन प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, और वो भी कहां पे, जब उसका डिस्टेंस क्या हो, कैपिटल R हो। तो अगर इसका हम वैल्यू निकालें तो क्या होगा, तो हॉलो स्फीयर में हम जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो इट ट्रीटेड एज पॉइंट चार्जेस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट कैपिटल R दैट इज इक्वल टू स्मॉल r, यानी कि सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो कैपिटल R है, और स्मॉल r क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर से ये डिस्टेंस आपका कैपिटल R आ जाएगा। तो यहां से E का वैल्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपका सिंपली आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है, तो Ze चार्ज है, डिस्टेंस क्या है, सेंटर से डिस्टेंस क्या है, तो सेंटर से डिस्टेंस यानी कि R क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, और सेंटर से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कैपिटल R, तो यहां से R के बराबर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपका कुछ ये आ गया, कांस्टेंट आ गया। और वैसे भी होलो चार्ज, सॉलिड चार्ज में हम लिखते हैं ρ बाय 3 पाई एप्सिलॉन नॉट। ρ क्या है, डेंसिटी, कौन सा डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ρ इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहां से क्या लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर। और यहां पे आपका क्या आ गया, Ze उसका चार्ज है और R उसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। तो ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। वही आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज डिपेंड ऑन, इंडिपेंडेंट ऑफ A, क्या वो A पे डिपेंड कर रहा है। सो इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑफ A। A क्या है, ये जहां पे डेंसिटी ज्यादा है, आप ऐसा समझिए कि क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कहीं पे ज्यादा होगा कहीं पे कम। तो यहाँ सेंटर से जो डिस्टेंस है A, तो वही आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब सेंटर से R डिस्टेंस पे हो तो कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर, नहीं R, क्योंकि और ये क्या है, कांस्टेंट है, और ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ A है। और वही आपसे ऑप्शन में दिया हुआ है क्या ये A स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये आपका क्या आ रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ A। सो फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन, यानी A इसका सही ऑप्शन होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है आपका,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया 1/4πε0 ZE/R। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आया जो कि ए से इंडिपेंडेंट है। और ये आपसे क्या पूछा है, न्यूक्लियस में चार्ज कितना था, तो न्यूक्लियस में जेडी चार्ज था। आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, इट इज कांस्टेंट एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए, यानी कि ये जो है ए से इंडिपेंडेंट है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। अब इसके सेकंड पॉइंट पे आएंगे। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये आपका वॉल्यूम चार्ज होलोस्फेयर की तरह इसको ट्रीट कर सकते हैं। अब इसके सेकंड पॉइंट पे आएंगे जो कि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पूछा है तो फॉर ए दैट इज इक्वल टू 0, ए क्या है, तो ये सेंटर से डिस्टेंस था। तो पहला वाला क्वेश्चन जो कि सबसे आसान था, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा था और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आया 1/4πε0। तो इसको हम ड्यू टू गॉस लॉ, और ये हम कहां से लाए, गॉस लॉ से, यूजिंग गॉस लॉ थ्योरम। तो गॉस लॉ में हम क्या देखेंगे, चार्ज कितना है, और वैसे भी हम बता चुके हैं कि ये एक होलोस्फेयर का केस है। तो होलोस्फेयर का केस है, और ये हम जब बात कर रहे थे तो ये हम केस के बात कर रहे हैं सॉलिड स्फीयर के। तो ये हम बात कर रहे हैं सॉलिड स्फीयर के केस में। लेकिन होलोस्फीयर के केस में हम क्या देखेंगे, चार्ज कितना है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका क्या आ गया, तो आप वहां से भी समझ सकते। अब इसका सेकंड पॉइंट जो कि सबसे इंटरेस्टिंग है, आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ए इक्वल टू 0, यानी कि इस बार हमको क्या निकालना है, यहां पे सेंटर पे इसका मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रॉ, और वहां पे आपसे इस टाइप से पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ डी का वैल्यू बताइए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रॉ, यानी डेंसिटी भी मैक्सिमम होगा, ऑफ कोर्स मैक्सिमम होगा, क्योंकि सेंटर पे क्या है, जैसे ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस किसी का भी न्यूक्लियस में सारा मास क्या होता है, मास विच इज सेंटर्ड एट द सेंटर मतलब सारा मास सेंटर पे होता है, और बाहर वाले पॉइंट पे मास होता ही नहीं है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन इज मासलेस, क्योंकि सेंटर पे क्या होता है, तो सेंटर पे आपका क्या होता है, आपका प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसके वजह से मास आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास मास नहीं होता है। तो इस वजह से इस बार आपसे पूछा है, क्योंकि ये न्यूक्लियस है। तो पहले पूछा था जब r रेडियस पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, तो उसमें हम सिंपली ZE/R लिख दिए। अब इसके सेकंड पॉइंट पे अगर हम बात करें तो D, तो वैल्यू ऑफ A दैट इज इक्वल टू 0 एंड द वैल्यू ऑफ D, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P, जो कि आपको दिख रहा है कि सेंटर पे सबसे ज्यादा डेंसिटी होगा। तो अब हम इस पे थोड़ा सा वैल्यू अगर हम निकालने का कोशिश करें, तो ये जो क्वेश्चन है ये इंटरेस्टिंग है। अब हम इसमें अगर बात करें तो D का वैल्यू क्या होगा, D माइनस, यानी इसमें चार्ज जो होगा DQ, यानी कि इसका अगर थोड़ा सा कहीं भी हम क्या ले ले, एक एलिमेंट ले लेते हैं, और एलिमेंट यानी कि कंसीडर an element, consider an element of charge प्लस Q। तो एक चार्ज लिए, अब उसका एलिमेंट्री पार्टिकल जो होगा वो DQ होगा, यानी कि इसमें सपोज डेट वहां पे जो चार्ज होगा वो Q होगा। और तो सिंपल सा बात है कि टोटल चार्ज तो D माइनस A बाय, अब सिंपल सा बात है इसको हम लिख क्या सकते हैं, कैपिटल R, मतलब स्मॉल r बाय कैपिटल R, और यहां पे हम क्या ले लेते हैं dr, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, एलिमेंट पार्टिकल ले रहे हैं। तो हम क्या ले लिए, कंसीडर लेट बी ए चार्ज दैट इज q विच इज a small r distance from सेंटर से डिस्टेंस आपका क्या है, स्मॉल r, और dr क्या है उसका, तो dr उसका एलिमेंट है, एंड dr आर इट्स थिकनेस।
क्योंकि ये इस प्रॉब्लम में इसलिए है क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। वैसे भी किसी का भी अगर न्यूक्लियस होता है तो न्यूक्लियस में सारा मास सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी ये आपका क्या आ गया, उसका चार्ज आ गया। अब आपको पता है कि ये स्फीयर है तो चार्ज इसका पूरा वॉल्यूम में होगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डी उसका डिस्टेंस स्मॉल r बाय कैपिटल R इंटू डी आर। अब इसमें मल्टीप्लाई किससे कर देंगे तो ये आपका क्या आ गया, चार्ज, यानी कि किसका चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज। तो ये आपका आ गया और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 पाई r स्क्वायर और इसके डेंसिटी, तो ये आपका क्या आ गया, कर्व सरफेस का एरिया। और तो यहां से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इसके रॉ से, इसके डेंसिटी से, तो जैसा कि आपको पता है कि मास और यहाँ पे चार्ज डेंसिटी है, तो चार्ज टोटल उसके सरफेस पे ही आएगा, कर्व सरफेस पे ही आएगा, टोटल सरफेस पे नहीं आएगा। तो कर्व सरफेस का एरिया 4 पाई r स्क्वायर, डेंसिटी उसका रॉ ले लिए हैं। अब क्या करेंगे, सिंपली इसको क्या कर लेंगे, dq को इंटीग्रेट कर लेंगे। और dq टोटल चार्ज आपको पता है कि ZE के ही बराबर होगा, तो क्या कर लेंगे, दोनों साइड सिंपली हम क्या कर लेंगे, बेसिक सा इंटीग्रेशन यूज कर लेंगे। तो हम क्या किए इसमें कि सेंटर से डिस्टेंस अगर d है, सो d माइनस स्मॉल r सेंटर से डिस्टेंस, कैपिटल R टोटल डिस्टेंस और dr उसका थिकनेस है, तो ये मल्टीप्लाई किए और इसको हम क्या कर लिए। और जैसा कि आपको पता है हमको कहाँ निकालना है, a बराबर 0, तो जब a बराबर 0 होगा तो ये हम लगा सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ d का आपसे वैल्यू पूछा है, फॉर a डेट इज इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ d, तो d का हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। कर्व सरफेस का एरिया 4 पाई r स्क्वायर और ये इसका डेंसिटी दैट इज p। अब दोनों साइड हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट, सो dq का इंटीग्रेशन q हो जाएगा, तो ये आपका q हो गया। और q का वैल्यू आपको पता है कि jd के बराबर है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो d माइनस स्मॉल r बाय कैपिटल R इंटू डी आर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 पाई स्मॉल r इंटू टीपी से, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉ। अब जब इंटीग्रेशन करेंगे तो r का वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकता है, तो मिनिमम 0, मैक्सिमम क्या हो सकता है, सेंटर से डिस्टेंस r, सो मिनिमम से मैक्सिमम a का वैल्यू घटते घटते लास्ट में 0 होगा और मैक्सिमम, सो a मैक्सिमम कैपिटल R के बराबर होगा और a मिनिमम 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, r का वैल्यू 0 से r के बराबर। तो अब बस बेसिक से इंटीग्रेशन आप कर दीजिए और यहाँ से आपका d का वैल्यू आ जाएगा। तो d का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, तो ये आपका क्या होगा, dq का हो जाएगा q इंटीग्रेशन और ये आपका हो जाएगा d तो कांस्टेंट टर्म है, तो 4 पाई r स्क्वायर और यहाँ से आप ध्यान से देखिए कर लेंगे इसका थिकनेस, सो dr इसका क्या हो जाएगा, एलिमेंट्री पार्टिकल, और p इसका डेंसिटी है, और d क्या है, d है इसका डेंसिटी। और जैसा कि आपको पता है डेंसिटी होता क्या है, मास बाय वॉल्यूम, दैट इज d डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो यहां से हम क्या किए, चार्ज जो है टोटल मास, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो इलेक्ट्रोस्टैट में करवाते हैं और यही प्रॉब्लम हम ग्रेविटेशन में भी करवाते हैं, तो वहां भी इस टाइप का प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगा। बेसिक से इंटीग्रेशन किए, इसका जो डेंसिटी है, इसका ग्राफ आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है कि डेंसिटी यहाँ पे मैक्सिमम है, धीरे धीरे घटते लास्ट में 0 हो जाता है और मैक्सिमम डेंसिटी इस पॉइंट पे है। और इसके बाद फिर इसका क्या होता है, ग्रेजुअली कुछ देर कांस्टेंट रहता है, जो कि आपको इस ग्राफ से दिख रहा है कि पहले कांस्टेंट रहता है और यहाँ से आपको बात समझ में भी आ रही है कि कांस्टेंट है, उसके बाद क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और यही डी का वैल्यू आपसे पूछा है कि आप बताइए इसका डेंसिटी किस टाइप से होगा और वो भी a बराबर 0 पे कितना होगा। तो हमने क्या किया, जैसा कि आपको पता है कि डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, दैट इज
डेंसिटी, ये आपका मास बाय वॉल्यूम हो जाता है। तो यहाँ से हम डेंसिटी डी का वैल्यू निकाल लिए, तो डी मैक्सिमम इस पॉइंट पे है। उसके बाद क्या हो रहा है, घट रहा है, तो माइनस इस रेट से घसेगा। सेंटर से डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा डेंसिटी घट रहा है, जो कि आपको दिख रहा है कि सारा मास जो कि सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। अब इसको आप बेसिकली आप इंटीग्रेट कर लीजिए आर का वैल्यू। तो आर का वैल्यू सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, सेंटर से डिस्टेंस मिनिमम 0, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर मिनिमम 0 और मैक्सिमम कैपिटल आर के बराबर। बेसिक से इंटीग्रेशन है, इसको हम यूज अगर करें तो आपको इंटीग्रेशन भी बहुत बेसिक से इंटीग्रेशन है, और इसके हेल्प से हम इसको अगर सॉल्व करें, पी क्या है, तो हम क्या किए, ये जो है ये इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम को उसके डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि हमको मास निकालना है। तो मास दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये इसका वॉल्यूम है, ये इसका वॉल्यूम है, और इसका डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिए, और ये आपका आ गया मास, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। तो चार्ज जो है मास के तरह ट्रीटमेंट है, कि मास जिस टाइप से पूरा एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वैसे ही चार्ज पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है इसमें, इसीलिए हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे इधर इंटीग्रेशन किए, तो जैसा कि मास और चार्ज, तो याद रखिएगा मास की बात हम करेंगे ग्रेविटेशन में, और यही हम चार्ज की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो चार्ज इलेक्ट्रोस्टैट में, और मास जो कि हम ग्रेविटेशन में बात करते हैं। तो हम क्या किए यहाँ पे मास, तो ये आपका क्या हो गया मास, और इस टाइप से इसका डेंसिटी घट रहा है, तो इस टाइप से हम काम किए, और दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं डी आर। अब दोनों को इंटीग्रेट कर लेते हैं 0 से r तक, तो इधर चार्ज आ जाएगा, और चार्ज के हेल्प से हम डी भी निकाल लेंगे। तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो क्या हो जाएगा, डी कांस्टेंट टर्म है 4 पाई और इंटू पी, पी रॉ जो उसका डेंसिटी है, तो यहाँ से आर स्क्वायर इंटू डी आर, 0 से r ये बचेगा, और कुछ नहीं। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे माइनस, अब ये आपका आ जाएगा स्मॉल r, ये पहले से, तो यहाँ पे r क्यूब हो जाएगा, और 1/r यहाँ से, तो 4 पाई r, तो ये r आपका बाहर हो जाएगा, और रॉ भी बाहर हो जाएगा, जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर हो जाएगा, और कुछ नहीं। तो यहाँ से r क्यूब और डी आर करूँगा। अब इसको सिंपली अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो इसका वैल्यू आपका आ जाएगा, जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर हो जाएगा, तो कांस्टेंट टर्म डी है, 4 पाई है, उसका डेंसिटी रॉ है, ये सब बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर डी आर, और आर का वैल्यू मिनिमम 0, मैक्सिमम कैपिटल आर, माइनस ऐसे ही करेंगे इसके लिए। तो इसके लिए कांस्टेंट टर्म 4 पाई रॉ इसमें भी, और डिवाइडेड बाय आर, और इसके लिए क्या हो जाएगा आर क्यूब बाय डी आर, फिर वापस से 0 से आर। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 4 पाई रॉ डी, और ये आपका क्या हो जाएगा आर थ्री बाय 3, और 0 से कैपिटल आर माइनस 4 पाई रॉ बाय कैपिटल आर, और यहाँ से क्या हो जाएगा आर के पावर 4 बाय 4 डिवाइडेड बाय 0। तो ये अपर लिमिट कैपिटल आर, लोअर लिमिट 0। तो यहाँ से अगर वैल्यू निकाल लें तो क्या आ जाएगा 4 पाई रॉ, तो ये आपका कॉमन हो जाएगा, और इधर से क्या हो जाएगा इसका वैल्यू जेडी के बराबर। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 4 पाई रॉ, ये अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा आर क्यू बाई 3 माइनस 4 पाई रॉ बाय कैपिटल स्क्वायर। तो ये आर का पावर 4, यहाँ पे एक आर से आर का पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कैंसिलाइज हो जाएगा, और वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, वैल्यू आपका आ जाएगा तो 4 पाई रॉ, अगर ये हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से आर क्यू बाई 3 ये वापस आएगा, और ये
ये आपका, अगर यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, r का पावर 3/4, तो ये आपका आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, और यहाँ पे एक जगह d भी कॉमन आ जाएगा, तो ये यहाँ से आपको देखें तो 4π और यहाँ आपस में अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ये आपका r³ रहेगा, तो r³ बाहर में, और यहाँ पे एक जगह आपका d है और ये एक जगह आपका और भी कुछ नहीं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं d - 1 दैट इज इक्वल टू ZE। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा ZE का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, 4π और d का वैल्यू जो कॉमन है वो बाहर निकाल लिए, क्या, r³/12, ये आपका आ जाएगा, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, d - 1, पहले में d इसमें -1 दैट इज इक्वल टू ZE। तो यहाँ से वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, ये राइट साइड चला जाएगा, और यहाँ से आपका वैल्यू d का आ जाएगा, तो कैपिटल R इंटू R और D यहाँ पे भी रहेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, और बाकी DR है, तो ये -1 नहीं होगा क्योंकि D दोनों में कॉमन हो जाएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू डायरेक्ट आपका आ जाएगा, D भी यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, सो D का वैल्यू ZE, तो यहाँ से D का वैल्यू क्या हो जाएगा, ZE 3ZE/π, और यहाँ से इससे डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे r³ हो जाएगा, तो ये आपका वैल्यू आ गया 3ZE/r³, 3ZE/r³, दिस इज d डेंसिटी का रेशियो। अब डेंसिटी क्या आया, इट इज कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट, और ये किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, तो ZE का वैल्यू यानी कि D का वैल्यू आपका क्या आया, 3ZE डिवाइडेड बाय π और ये आपका क्या हो गया, r³ के, तो ये किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, ZE यानी कि सेंटर पे जितना चार्ज है उस पर डिपेंड कर रहा है, और जैसे जैसे इसका रेडियस बढ़ेगा, सेंटर से डिस्टेंस बढ़ेगा, वैसे वैसे, यानी कि ये क्या आ गया, इट इज कांस्टेंट, और जो कि आपका बी ऑप्शन यही दिया हुआ है, सो बी इज राइट ऑप्शन, और बी आपका यहां से क्या हो गया, राइट ऑप्शन, सो दिस इज योर आंसर। इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द न्यूक्लियस इज जनरली टू बी लीनियर डिपेंड ऑन अ स्मॉल आर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है न्यूक्लियस के अंदर की बात कर रहा है, इट इज जनरली डिपेंड ऑन आर यानी कि सेंटर से डिस्टेंस है, तो ये कब ऐसा हो सकता है, इट इंप्लाइज a that is equal to 0, a that is equal to r/2, a that is equal to कैपिटल R और a that is equal to 2r/3। तो एक तो हम ये काम किए थे जिसमें हम डेंसिटी को निकाले, और डेंसिटी आपका क्या आ गया, ये, तो यहां से हम क्या किए थे, तो ये आप उसका क्या है, वॉल्यूम ले लिए, वॉल्यूम और उसके सेंटर से डिस्टेंस, तो चार्ज जो कि उसके टोटल वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो वॉल्यूम और dr उसका क्या ले लिए, थिकनेस, और दोनों को इंटीग्रेट किए, इंटीग्रेट करते करते यहां तक हम क्या पहुंचे कि उसका जो न्यूक्लियस है ये क्या हो रहा था, लीनियरली चेंज कर रहा था, तो इसीलिए हम कैपिटल स्मॉल r बाय कैपिटल R किए, और यहां से ये आपका क्या आ गया, वॉल्यूम से उसका यानी कि इसका हम एक क्या लिए, कंसीडर किए एक एलिमेंट चार्ज जिसका एरिया यानी कि कर्व सरफेस का एरिया 4πr² था, उसका जो थिकनेस था वो dr था, उसके सिंपली इंटीग्रेट किए और हमारा d का वैल्यू आया, और डेंसिटी क्या आया, इट इज कांस्टेंट, और डेंसिटी कांस्टेंट आया, सो b इज राइट ऑप्शन। तो यहां से हम डेंसिटी का वैल्यू निकाल लिए कि डेंसिटी लीनियरली वेरी कर रहा है, ये किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है r यानी कि इस पे। तो यही वाला इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये थर्ड वाला पार्ट आपसे यही कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस के अंदर की बात कर रहा है, जनरली टू बी लीनियर डिपेंडेंट ऑफ स्मॉल आर, ये कब हो सकता है, क्या
ये जीरो, इस पॉइंट पे हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कांस्टेंट, और ये डिपेंड किस पे कर रहा है, स्मॉल आर पे, जो कि आपको दिया हुआ है क्या r/2, यानी ये कब ये हैपन हो सकता है। तो यहां पे आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट एट A that is equal to कैपिटल R। तो इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा और वो क्या हो जाएगा, तो यानी कि ये उसके इस वाले पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इसके सेंटर पे तो कुछ और आएगा। तो वही आपसे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन न्यूक्लियस इज जनरली टू बी लीनियर डिपेंड ऑन स्मॉल आर, सो सी इज राइट ऑप्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा कहां पे, A दैट इज इक्वल टू स्मॉल आर कैपिटल आर। चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज कांस्टेंट, और अगर किसी का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट होता है, इफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज कांस्टेंट, इफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज कांस्टेंट, जो कि सेकंड वाले में हम इंटीग्रेट करके लाए, वॉल्यूम से एक थिकनेस लिए उसको मल्टीप्लाई करके ये लाए, तो ये आपका क्या आ गया, ये कांस्टेंट आ गया। और अगर किसी का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है तो याद रखिएगा E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जितना आप बढ़ाइएगा सेंटर से डिस्टेंस उतना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम होगा। सो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इफ देयर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज कांस्टेंट, सो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो यही आपसे पूछा है कि जनरली डिपेंड कर रहा है, तो ये किस पे मैक्सिमम होगा, तो C वाले पे, तो C इज योर राइट ऑप्शन। तो B अगर आपसे सॉल्व होता है तभी आपसे C सॉल्व होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, यानी कि सेंटर से डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, यानी कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि R दैट इज इक्वल टू कैपिटल R, यहां पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है। तो इसमें हम क्या क्या देखें, डेंसिटी निकालें जो कि आपका नॉन यूनिफॉर्म था, इसलिए हमको उसको इंटीग्रेट करना पड़ा। अगर यूनिफॉर्म होता, ये लिनियरली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जो कि आपको दिख रहा था, तो उसके लिए हम क्या लिखे, पहले इसका D था और ये इस रेट से डिक्रीज हो रहा था, स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R और D, तो इस रेट से किए, इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किए और दोनों को इंटीग्रेट किए और यहाँ से D का वैल्यू ये आया। अब D अगर कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू उसके इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेंटर, यानी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर, सो C इज योर राइट ऑप्शन। यानी कि अगर B सॉल्व होता है तभी आपसे C सॉल्व होगा, और A बहुत इजी था ड्यू टू गॉस लॉ। एक आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक ये स्फेरिकल हॉलो स्फेयर का केस था और आपसे पूछ रहा था कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम क्या लाए थे, 1/4πε0 ZE, इतना चार्ज सेंटर पे था, बाय R, तो ये आपका आ गया था कांस्टेंट, जो कि बहुत आसानी से हम ले आए। तो तीनों पार्ट 1 से पार्ट 2 का रिलेशन नहीं है, लेकिन पार्ट 2 से पार्ट 3 का रिलेशन था। तो पार्ट 2 जो कि नॉन यूनिफॉर्म था, यूनिफॉर्म पे तो अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन हम किए थे, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म रहे तो इस टाइप से आप इंटीग्रेट करें, सिंपल सा बात है। थोड़ा सा थिकनेस ले लीजिए और एक एलिमेंट ले लीजिए, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कर्व सरफेस का एरिया ले लिए और उसको इस टाइप से इंटीग्रेट किए और आपका क्या D का वैल्यू आ गया। सो इट इज गुड क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन JEE 2008. इट इज comprehension type problem and 3 problem which is in one single problem.